हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को रियल साइंस बाय अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा यानी क्लास 10th का फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग कहते हैं। देखिएगा लेक्चर 1 बना दिए हैं और ये लेकर आए हैं लेक्चर 2 विद्युत धारा का लेक्चर 2। देखिएगा लेक्चर 1 में एक चीज हम गलत आप लोग को लिखवा दिए थे कि विद्युत विभव जो होता है यह सदिश राशि है। विद्युत विभव सदिश राशि नहीं होता है, एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि। ठीक, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। देखिएगा आज हम लोग पढ़ेंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। इसके बारे में ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में देखिएगा। पहला आप लोग लिखिएगा ए मीटर। ए मीटर, ए मीटर क्या होता है? देखिएगा ए मीटर एक परिपथ में लगने वाला उपकरण है। ए मीटर क्या है? एक परिपथ में लगने वाला उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को क्या करता है? माप करता है। यानी परिपथ में जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है उसको उसका क्या करता है? माप करता है। तो एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है। तो लिखना कैसे है? देखिएगा ए मीटर वैसा विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय उपकरण जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की माप करता है। ए मीटर क्या है? कहिएगा ए मीटर एक विद्युतीय उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? माप करता है, यानी मापता है। ठीक, अब देखिएगा ए मीटर यानी आप लोग को बताएं तो ए मीटर देखिएगा ये हो गया आप लोग का ए मीटर। और ए मीटर यहाँ हम लोग परिपथ लगा देते हैं, ये हो जाता है प्रतिरोध यानी आर। तो ए मीटर जो होता है विद्युत धारा को क्या करता है? मापता है। विद्युत धारा को क्या करता है? मापता है। यानी ए मीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? माप करता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है कि ए मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? देखिएगा ए मीटर श्रेणी का मतलब सीरीज। श्रेणी का मतलब क्या होगा? सीरीज यानी एकदम क्या होगा? कतार यानी सीरीज में होगा। तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद ए मीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत धारा का माप करते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा देखिएगा वोल्ट मीटर। दूसरा हम लोग को पढ़ना है वोल्ट मीटर। देखिएगा वोल्ट मीटर भी एक विद्युतीय उपकरण है जो परिपथ में विभवांतर को मापता है। यानी परिपथ में अगर विभवांतर प्रवाहित हो रहा है तो क्या करेगा? वोल्ट मीटर क्या करेगा? विभवांतर को मापेगा। ठीक, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिएगा वैसा विद्युतीय उपकरण जो परिपथ में प्रवाहित होने वाला विभवांतर को मापता है। किसको मापेगा? विभवांतर को मापता है, को मापता है। यानी वोल्ट मीटर जो है एक उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाले विभवांतर को मापता है। देखिएगा वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी के नहीं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसमें समानांतर क्रम में
जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। कोई दिक्कत? देखिएगा, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, आप लोग को याद रखना है। देखिएगा, ये आप लोग का एक परिपथ हम बनाते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी विद्युत धारा को आई से हम लोग डिनोट करते हैं, जो आप लोग को पढ़ाए थे। ये हो गया प्रतिरोध। देखिएगा, यहीं पे वोल्ट मीटर लगा रहेगा, यहीं पे क्या लगेगा? वोल्ट मीटर, और यही वोल्ट मीटर है। देखिएगा, समानांतर क्रम में हम जोड़े हैं, यानी हम लोग दो चीज से यहाँ पर सीखे हैं कि ए मीटर क्या करता है? परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? परिपथ में विभवांतर को मापता है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समझ गए? अगर कोई पूछेगा बताइए ए मीटर और वोल्ट मीटर क्या है, तो आप लोग कहिएगा ए मीटर और वोल्ट मीटर एक विद्युतीय उपकरण है, जिसकी सहायता से हम लोग ए मीटर के द्वारा हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापते हैं। कोई दिक्कत? आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिएगा, अगला जो हम लोग को पढ़ना है चालक, उसके बाद पढ़ना है अचालक, यानी अचालक को हम लोग कुचालक कहते हैं। चालक, कुचालक, अर्धचालक, और उसके बाद पढ़ना है अतिचालक। अतिचालक यानी 4 गो टॉपिक के बारे में पढ़ना है, और यहाँ से एग्जाम में आता रहता है, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या तो 2 नंबर का भी पूछ लेता है। चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक आप लोग भी जानते होंगे। देखिएगा, सबसे पहला हम बात करते हैं चालक का, जिसको कहते हैं कंडक्टर या कंडक्टिविटी भी इसको कहते हैं, कंडक्टिविटी। देखिएगा, चालक क्या होगा? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लिखना, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनिया हो गया, है कि नहीं? ईटीसी, यानी जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग चालक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ आप लोग को पॉइंट भी लिखना जरूरी है। देखिएगा, पहला पॉइंट यानी तीर का निशान, चांदी जो होता है, चांदी विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है। सर्वोच्च चालक कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित चांदी में होता है, यानी सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाहित होने वाला क्या है? चांदी ही होता है, यानी चांदी विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिएगा, चालक जो पदार्थ होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होता है। तो चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है।
चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अगर कोई पूछेगा बताइए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा चांदी में होता है। किसमें? चांदी में। अब देखिए थोड़ा सा हम आप लोग को समझा देते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आखिर क्या होता है। देखिए ये हो गया चालक पदार्थ, ठीक, ये आप लोग का हो गया चालक पदार्थ और इससे हम लोग क्या किए हैं, इससे हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित किए हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित किए हैं। देखिएगा विद्युत धारा को जो प्रवाहित करेंगे तो इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होगा यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगा और जितना स्पेस इसको मिलेगा उतना तेजी से क्या करेगा, भागेगा। उसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बहुत ज्यादा जगह है भागने के, आगे चलने के लिए। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाएगा वह विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होता है। तो जैसे में चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए चांदी जो होता है सर्वोच्च चालक होता है। समझ गए? तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। अगला देखिएगा, अगला हम लोग बात करते हैं कि चालकों को जब हम लोग गर्म करते हैं यानी चालक के ताप बढ़ाने पर, चालकों के ताप बढ़ाने पर, चालकों के ताप बढ़ाने पर देखिएगा चालकों के ताप बढ़ाने पर इसकी विशिष्ट चालकता कम होती है, इसकी विशिष्ट चालकता घटती है। देखिएगा ई पॉइंट आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चालकों के ताप हम लोग, चालक के ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो उसकी विशिष्ट चालकता जो होती है घटती है। क्या होती है? उसकी विशिष्ट चालकता घटती है। अगला पॉइंट यहीं पे याद रखना है कि अगर हम लोग चालक के ताप को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। यानी चालकों के ताप बढ़ने से इसकी प्रतिरोध बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ती है। कोई दिक्कत? इतना आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत? आगे हम लोग चलते हैं कुचालक। किसके बारे में? कुचालक के बारे में हम लोग चलते हैं, कुचालक के बारे में। देखिएगा कुचालक, दूसरा हम लोग को पढ़ना है कुचालक। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, उसे कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे में हो गया प्लास्टिक, कुर्सी, फाइबर का कुर्सी हो सकता है। उसके बाद आप लोग को लिखना है बेंच, दीवार। इस सबसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इन सबसे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। यानी वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। देखिएगा इसमें भी पॉइंट आप लोग को लिखना होगा कि कुचालक
कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसीलिए यह विद्युत धारा प्रवाहित अपने से होकर नहीं करता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, देखिएगा अर्धचालक। और आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है अर्धचालक। देखिएगा, अर्धचालक वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक यानी कुचालक के बीच होती है, उसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, उसके हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, उसके बाद विश्व में आर्सेनिक, ये टोटल क्या है? अर्धचालक है। इतिशी डाल दीजिएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, इतिशी, यानी ये सब अर्धचालक है, जिसकी चालकता यानी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक यानी कुचालक के बीच होती है। अब इसमें एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि अर्धचालकों के ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध जो होता है घटता है। यानी अर्धचालकों लिखना है, अर्धचालकों के ताप बढ़ाने से इसकी प्रतिरोध कम होती है, यानी घटती है, कम होती है। इसकी प्रतिरोध क्या होती है? कम होती है। बोलिए, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है अतिचालक। क्या पढ़ना है? अतिचालक। बंद कर दो। चालकों के ताप बढ़ने से इसकी प्रतिरोध क्या होती है? कम होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला हम लोग को पढ़ना है अतिचालक। क्या पढ़ना है? अतिचालक। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है? अर्धचालक का अगर पूछ दे कि उपयोग कहाँ होता है, तो ये डायोड में। देखिएगा, अर्धचालक का उपयोग, पहला बात करते हैं डायोड, रेडियो, टेलीविजन, टीवी, इस सब में हम लोग करते हैं अर्धचालक का प्रयोग। बोलिए, कोई दिक्कत? अब हम अगला पढ़ेंगे अतिचालक। इसके बारे में, अतिचालक के बारे में। अगला चौथा देखिएगा, अतिचालक।
देखिएगा अति चालक का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है इसका शून्य होता है। और ये बिना प्रतिरोध का क्या होगा? इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा और वह भी निम्न ताप पर, समझ रहे हैं ना, बहुत कम ताप पर। तो वैसा पदार्थ जो निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित, वैसा पदार्थ जिससे, लिखिएगा जिससे वैसा पदार्थ जिससे निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे अति चालक कहते हैं। उसे अति चालक कहते हैं। अति चालक लिखना है। अति चालक की प्रतिरोध, अति चालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है। बोलिए कोई दिक्कत? यानी हम लोग पढ़ लिए चालक, अचालक यानी उसको कहते हैं कुचालक, उसके बाद अर्धचालक और अति चालक, ये टोटल हम लोग पढ़ लिए। देखिएगा अगला हम लोग को पढ़ना है, इसमें अगला जो पढ़ना है अगला जो हम लोग को इसमें पढ़ना है प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। देखिएगा प्रतिरोध क्या है? यह विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो अपने से होकर जाने वाला विद्युत धारा जो होता है, अपने से होकर जाने वाली जो विद्युत धारा होता है उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा, यानी जाने नहीं देगा। क्या? जाने नहीं देता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। देखिए हम लोग को कैसे लिखना है, आइए देखिए वैसा पदार्थ या किसी पदार्थ का, देखिएगा पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। पदार्थ का वह गुण है जो अपने से होकर जाने वाली या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। उसे प्रतिरोध कहते हैं। देखिएगा बात करें तो इसे R से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक याद कीजिएगा, इंपोर्टेंट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम का सिंबल देख लीजिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला देखिएगा, अगर किसी भी वस्तु का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उससे विद्युत धारा उतना ही कम प्रवाहित होती है। किसी
पदार्थ का प्रतिरोध जितना अधिक होगा जितना अधिक होगा उससे उतना ही कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है कोई दिक्कत। अगला देखिएगा, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है। चूंकि V बराबर आप लोग जानते हैं IR, जानते हैं ना जी, V बराबर क्या जानते हैं IR, तो R बराबर V बटा क्या हो जाएगा I, R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I हो जाएगा। जहां पर यहाँ पर लिखना है, जहां R आप लोग का हो गया प्रतिरोध, उसके बाद V हो गया विभवांतर और I हो गया विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। देखिए, प्रतिरोध के बारे में इतना आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, यानी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर विद्युत धारा यानी जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। उसके बाद इसको R से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। इसकी देखिएगा, पदार्थ का प्रतिरोध, इसको काट दीजिए। देखिए, पदार्थ का प्रतिरोध यानी जिस पदार्थ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है, जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उससे उतना ही कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, अपने से जाने नहीं देता है। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा विद्युत धारा का उतना विरोध करेगा, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्योंकि V बराबर IR, इसलिए R बराबर V बटा I, जहां R हो गया प्रतिरोध, V हो गया विभवांतर और I हो गया क्या हो गया विद्युत धारा। कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग देखिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे 1 ओम के बारे में। किसके बारे में? 1 ओम के बारे में। क्योंकि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। हेडिंग डालिएगा, 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम की परिभाषा देखिएगा, आप लोग को रटना नहीं है, यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि 1 ओम की परिभाषा आप लोग कैसे दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है। R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है। जहां R क्या है, प्रतिरोध, और V क्या है, विभवांतर, और I हो गया विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। तो देखिएगा, अगर ये जो विभवांतर है, यहाँ एक विभवांतर यानी जो विभवांतर है 1 प्राप्त हो और विद्युत धारा भी 1 प्राप्त हो, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो परिभाषा हम लोग को कैसे लिखना है कि अगर किसी चालक पदार्थ से 1 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित हो रहा है, देखिएगा, अगर किसी चालक पदार्थ से 1 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित हो रहा है और प्रवाहित होने में 1 एम्पियर विद्युत धारा अगर खर्च हो जाती है, तो उसको हम लोग 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक पदार्थ में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए 1 एम्पियर विद्युत धारा खर्च
करना पड़े तो उसे 1 ओम कहते हैं। 1 ओम कहते हैं, क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है। R बराबर क्या होता है? V बटा I। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो देखिएगा, अगर ये उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हम लोग क्या मान रखे कि कटकर 1 आ जाए, तो विभवांतर जो प्रवाहित होगा, अगर 1 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित होगा, 1 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित होगा, और जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा 1 एम्पियर का जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो एक कटकर क्या हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, 1 से 1 कट गया तो ये क्या हो गया? 1। और विद्युत धारा जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। तो हम लोग का क्या हो गया? 1 ओम प्राप्त हो गया। तो वही लिखवाएं, यदि किसी चालक पदार्थ में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा खर्च करना पड़े तो उसको हम लोग 1 ओम कहते हैं। देखिएगा, आप लोग के एग्जाम में हमेशा ये आते रहता है कि 1 ओम बराबर क्या होता है। तो 1 ओम बराबर देखिएगा 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। या इसी को लिख सकते हैं 1 ओम बराबर वोल्ट बटा वोल्ट और प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। बोलिए, कोई दिक्कत? इसको आप लोग याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में आता है कि 1 ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। कोई दिक्कत? यानी 1 ओम की परिभाषा में कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला जो हम लोग को पढ़ना है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है कि प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। हेडिंग है कि चालक का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो देखिएगा, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। लिखना कैसे है कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। पहला देखिएगा, चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर देखिएगा, चालक की लंबाई पर प्रतिरोध डिपेंड करता है। यदि किसी, लिखना क्या है, यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने से यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने से, या लिखना है यदि हटा दीजिए, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने से उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। देखिएगा, अगर कोई भी पदार्थ होगा उसके लंबाई को हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। जितना लंबाई को बढ़ाइए उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होता है? बढ़ते जाता है। यानी लंबाई बढ़ाइए प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाइए प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अर्थात यहां पर लिखना है, अर्थात प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, और
आप लोग इसको याद करके रखिएगा कि प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है R1/R2 बराबर L1/L2। इस फॉर्मूला पर भी ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, यानी दो पदार्थ देगा, दोनों पदार्थ का प्रतिरोध देगा अलग अलग और उसका लंबाई देगा और पूछेगा, यानी तीन, इसमें 4 गो है, 4 गो में से 3 का मान देगा, चौथा पूछ लेगा, कोई दिक्कत। यानी हम लोग पहला पढ़े हैं कि चालक के लंबाई पर डिपेंड करता है, किसी पदार्थ का क्या होता है प्रतिरोध लंबाई पर भी डिपेंड करता है, यानी प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगला देखिएगा 2 नंबर में, दूसरा हम लोग कहा है कि चालक के लिखिएगा चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर देखिएगा किसी पदार्थ का प्रतिरोध, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का जो क्षेत्रफल होता है, जो पदार्थ का प्रतिरोध है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, अर्थात चालक पदार्थ के क्षेत्रफल बढ़ने से इसका प्रतिरोध कम होता है। देखिएगा अगर चालक पदार्थ के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, कम होता है। अर्थात जो R व्युत्क्रमानुपाती 1/1 होता है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। R1/R2 बराबर A2 और बटा A1 फॉर्मूला बनता है, R1/R2 बराबर A2 बटा A1। यानी हम लोग 2 बात अभी तक सीखे, क्या सीखे कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई पर डिपेंड करता है, दूसरा जो प्रतिरोध है क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। 2 बात हम लोग सीखे। तीसरा डालिएगा हेडिंग, तीसरा नंबर लिखिएगा, तीसरा डालना है चालक के ताप पर। किसके? चालक के ताप पर। देखिएगा चालक के ताप पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिरोध होता है चालक के ताप पर डिपेंड करता है। यानी अलग अलग पदार्थ, यानी अलग अलग चालक पदार्थ का जो होता है प्रतिरोध अलग अलग होता है, समझ रहे हैं ना। इस पे ताप बढ़ाने से या घटाने से अलग अलग प्राप्त होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा चालक के ताप पर लिखिएगा किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग वस्तुओं का ताप नहीं, अलग अलग वस्तुओं का प्रतिरोध बंद कर दो। हेलो फ्रेंड्स,
देखिए लाइट थोड़ा कट गया था, इसके चलते जो है वीडियो बंद हो गया था। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, पढ़ रहे थे कि चालक के ताप पर डिपेंड करता है। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप पर भी डिपेंड करता है, यानी अलग अलग वस्तु का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला इसी में तीसरा आप लोग को चौथा लिखना है कि चालक के प्रकृति पर, चालक के प्रकृति पर देखिएगा, चालक के प्रकृति पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग वस्तु या पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग प्राप्त होता है, अलग प्राप्त होता है। अच्छा, प्रकृति का मतलब आप लोग क्या समझ गए? प्रकृति का मतलब कि जैसे आप लोग देखें कि प्रकृति का मतलब थोड़ा सा आप लोग को समझाते हैं कि जो एल्युमिनियम होगा और चांदी का हम बात करते हैं, चांदी का बात करते हैं और एल्युमिनियम का बात करते हैं, या चांदी या कॉपर का बात करते हैं। चांदी में बहुत तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित करता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, उसमें विद्युत धारा की, इसीलिए चांदी को सर्वोच्च चालक माना गया है। लेकिन वही जो होता है एल्युमिनियम का बात करें तो उसमें विद्युत धारा थोड़ा कम फ्लो होगा, समझ रहे हैं ना। तो यही कारण हो जाता है कि चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर देखिएगा चालक के ताप पर, चालक के ताप पर कहने का मतलब कि ठंड वस्तु यानी ठंड जो पदार्थ होगा ठंडा, उसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होता है, लेकिन गर्म जो पदार्थ होगा उसमें विद्युत धारा थोड़ा कम प्रवाहित होती है। जैसे एग्जांपल से बात करें कि हरा जो लकड़ी होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, बहुत तेजी से होती है कि नहीं। हम आप लोग को टेम्परेचर पर समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेकर कि कच्चा जो लकड़ी होता है उसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित हो जाता है, समझ रहे ना। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कम हुआ होगा उसमें, तभी ना विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। लेकिन सूखा लकड़ी, जैसे सूखा बांस हो गया, लकड़ी हो गया, उसमें विद्युत धारा उतना तेजी से प्रवाहित नहीं होता है, या तो 9 के बराबर होता है, समझ रहे, नहीं होता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा हो गया रहता है। तो वही यहाँ चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। बोलिए कोई दिक्कत? यानी हम लोग पढ़े कि किसी चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर डिपेंड करता है, और आप लोग को चारों को रट्टा मार जाना है। चालक की लंबाई पर पहला, दूसरा उसके क्षेत्रफल पर, तीसरा ताप पर निर्भर भी करता है, और चौथा चालक के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। यानी चारों बातों पर ही चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। अब देखिएगा, एक आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं, एक फॉर्मूला के जरिए रटना भी नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। देखिएगा, चूंकि यहां पर देखिएगा R बराबर रो इंटू एल बटा ए होता है। R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बटा ए होता है। अब देखिएगा, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, अच्छा से ध्यान से देखिएगा, R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद देखिएगा, ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल,
ये क्या है क्षेत्रफल और एल क्या है लंबाई, एल क्या है लंबाई है, एल क्या है लंबाई। अब देखिए आप लोग को बताए थे कि ऊपर ऊपर जो होगा उसको समानुपाती में हम लोग तुलना करेंगे, जो नीचे होगा उसको व्युत्क्रमानुपाती में हम लोग तुलना करते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा यहाँ से निकलेगा आर समानुपाती एल और दूसरा निकलेगा आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ? अगर देखिएगा लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लंबाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घटेगा। अगर क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। क्षेत्रफल को बढ़ाइए प्रतिरोध घटेगा, अगर क्षेत्रफल को कम कीजिए प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा। देखिएगा क्षेत्रफल को कम कीजिएगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। बोलिए कोई दिक्कत? यानी यहाँ से दो बात हम लोग को कि प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और दो रट्टा मान लेना है कि ताप पर भी डिपेंड करता है, और उसके बाद पदार्थ के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद देखिएगा इसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये आप लोग याद करिएगा, कोई दिक्कत? अगला देखिएगा हम लोग को क्या पढ़ना है, अगला जो हम लोग को पढ़ना है विशिष्ट चालकता। क्या पढ़ना है? विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। देखिएगा विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। एक लाइन में, यानी सिंपल इसका डिफिनीशन है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखिएगा इसका एसआई मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर होता है, प्रति ओम प्रति मीटर होता है, मीटर होता है, या इसको पर ओम पर मीटर भी कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? यानी विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर होता है। बोलिए कोई दिक्कत? अगला हम लोग को पढ़ना है ओम का नियम, और ओम का नियम जो पढ़ना है आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वीवीआई चाहिए। ओम के नियम से संबंधित बहुत सारा सवाल आते रहता है, कोई दिक्कत? हेडिंग डालिएगा ओम का नियम। ओम्स लॉ। देखिएगा एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम, और ओम ने अपना नियम दिया, अपने ही नाम पर एक नियम दे दिया जिसको हम लोग कहते हैं ओम का नियम। और क्या है ओम का नियम जो ओम ने, अब देखिए किस पे संबंधित, किससे संबंधित इन्होंने अपना नियम दिया, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, यानी विद्युत धारा I और V के बीच इन्होंने एक संबंध दिया, उसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। और बताया कि उसके बाद एक बात और कि ओम ने अपने नियम को बताते समय अपने नियम में ताप को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, यानी ताप को क्या रखा, अचर रखा। और बताया कि अगर किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हम लोग कर रहे हैं तो
तो उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर जो उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होगा। समझ रहे हैं ना, उसके समानुपाती होता है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे कि ओम का जो नियम है, देखिएगा जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी देखिएगा ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध बताया जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, विद्युत धारा जो होता है उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। कोई दिक्कत, V समानुपाती I, और इसी को अर्थात V बराबर IR क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR। और यही ओम का नियम होता है। ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने एक अपना नियम दिया और विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में, जिसे हम लोग कहते हैं ओम का नियम। और इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। देखिएगा अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर को घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान कम होगा, अर्थात V समानुपाती I, V बराबर IR, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। ओम के नियम में किसको अचर रखते हैं, कहिएगा ताप को कांस्टेंट रखा जाता है। अब देखिए ओम के नियम जो है इसका सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे, जो आप लोग के एग्जाम में आते रहता है। ओम के नियम का सत्यापन, हेडिंग डालिएगा ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। देखिए ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है, जैसे आप लोग के सामने जो बता रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले तार लेते हैं, उसके बाद बैटरी लेते हैं, बैटरी, उसके बाद एमीटर, वोल्ट मीटर, पूंजी, प्रतिरोध, बल्ब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब कि ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए ओम ने बहुत सारे उपकरण को इकट्ठा किया था, जुटाया था। जैसे आप लोग के सामने है, तार को लिया था, बैटरी को लिया था, एमीटर, वोल्ट मीटर, पूंजी लिया था, प्रतिरोध लिया था, बल्ब लिया था, और इसको एक परिपथ में तैयार कर दिया।
परिपथ में लगाकर और परिपथ तैयार कर दिया। समझे ना, इस सब परिपथ में इस सब उपकरण है और इस सब उपकरण को लगाकर एक परिपथ क्या कर दिया, तैयार कर दिया। और तैयार करने के बाद देखिए क्या बोला, बोला कि जैसे जैसे हम लोग विभवांतर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। यानी जितना विभवांतर बढ़ाइए उतना ही विद्युत धारा भी प्रवाहित हो जाएगा, यानी विद्युत धारा भी उतना ही उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा ओम के नियम के सत्यापन के लिए लिखिएगा, ओम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले कुछ उपकरण जैसे बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, उसके बाद तार, प्रतिरोध, कुंजी, बल्ब आदि लेते हैं और चित्रानुसार, अभी हम नीचे डायग्राम बनाएंगे, चित्रानुसार सजा लेते हैं, सजाकर एक परिपथ तैयार कर लेते हैं, सजाकर एक परिपथ तैयार करते हैं। समझ रहे हैं, देखिएगा कि उपकरण को ले लिए, उपकरण को परिपथ में लगा दिया और एक क्या कर दिए, परिपथ तैयार कर दिए लगाकर। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां पर हम आप लोग के सामने एक परिपथ बनाते हैं, ये हो गया आप लोग का प्रतिरोध और यहीं पे लगा दीजिए वोल्ट मीटर। क्या लगवा दीजिए, वोल्ट मीटर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, वोल्ट मीटर। और यहाँ पर लगा दीजिए ए मीटर और यहाँ पर आप लोग का बैटरी रहेगा। क्या रहेगा, बैटरी, ये प्लस और ये माइनस। और यहाँ पर लगा दीजिए कुंजी, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर लगा दीजिए एक बल्ब। ये आप लोग का बल्ब हो गया। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा और विद्युत धारा प्लस से होते हुए माइनस की ओर चला जाएगा, प्लस से होते हुए माइनस की ओर चला जाएगा। ये जैसे देखिएगा चित्रानुसार उपकरण को टोटल सजा दिए हैं। ये ए मीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ये प्रतिरोध, ये तार हो गया, ये बैटरी है, ये कुंजी है और ये बल्ब है। समझ गए। अब देखिए उन्होंने उपकरण को सजाकर एक परिपथ तो तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन किया विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगी। विद्युत धारा क्या हुई, परिपथ में प्रवाहित होने लगी और जो परिपथ में उपकरण लगे थे अपना अपना काम करने लगे। जैसे ए मीटर विद्युत धारा को मापने लगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने लगा और प्रतिरोध है विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोधी करेगा। आप लोग को पहले ही बताए थे। और बल्ब जलेगा और ये कुंजी है, कुंजी का काम क्या है, ऑन ऑफ करना। समझ रहे हैं ना। तो ऑन किया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और टोटल उपकरण जो परिपथ में लगे थे अपना काम करने लगे। तो यहाँ पर तैयार कर लिया। अब देखिएगा जब स्विच को ऑन किया तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और परिपथ में लगे ए मीटर विद्युत धारा, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने लगा।
और विभवांतर को बदल बदल कर लगाया तो देखा कि विद्युत धारा का मान भी बदल रहा है अर्थात विभवांतर दो गुना करने से विद्युत धारा भी 2 गुना हो जा रही है। विद्युत धारा जो है देखिएगा, विभवांतर 2 गुना किया, विद्युत धारा भी 2 गुना हो गई। अर्थात इसी से मालूम चलता है कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I होता है। जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ा रहे हैं विद्युत धारा भी बढ़ रहा है। तो दिक्कत ये हो गया ओम के नियम का सत्यापन। क्या हो गया? ओम के नियम का सत्यापन। आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। और कुछ टोटल आप लोग के सामने हम समझा भी दिए हैं बहुत इजी वे में। अब देखिएगा, आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा ओम के नियम का ग्राफ पढ़ना है। 2 मिनट और समय लेंगे आपका। ओम के नियम का ग्राफ, ओम के नियम का ग्राफ। हेडिंग लगेगा ओम के नियम का ग्राफ भी समझ लेते हैं। ओम के नियम का ग्राफ देखिएगा। ओम के नियम का ग्राफ इसको मानिए विभवांतर और ये मानते हैं विद्युत धारा। ये हो गया विभवांतर और ये हो गया विद्युत धारा। देखिए, अगर हम विभवांतर यहाँ पर 2 गुना करते हैं तो ये भी 2 गुना हो जाता है। इसको हम लोग 4 गुना करते हैं तो ये भी 4 गुना हो जाता है। इसको 6 गुना करते हैं तो ये भी 6 गुना हो जाता है। मिला दीजिए, देखिएगा आप लोग ग्राफ मिलाइएगा और यहाँ से कटाइएगा तो सेम कटेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ा है वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ा है। और ये हो गया ओम के नियम का ग्राफ। ठीक, आज इतना ही तक रहने देते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। देखिए, अगर यह वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। ठीक।